Okay, welcome everyone again to Sankalp classes, and today we'll be continuing with our chapter sets. Sets में लगभग सारी बातें हमारी हो चुकी हैं. हमने डेफिनेशन ऑफ सेट पढ़ लिया, सबसेट पढ़ लिया, सिंबल सारे पढ़ लिए, ऑपरेशंस ऑन द सेट्स पढ़ लिए, और एक सेट को दूसरे सेट का सबसेट कैसे प्रूव करना है, दो सेट्स की इक्वलिटी कैसे प्रूव करनी है. इक्वलिटी के लिए हमने दो मेथड्स बेटा डिस्कस किए थे लास्ट क्लास में. एक आपका था कॉन्सेप्ट ऑफ वेन डायग्राम्स, और एक था कि आप LHS इज सबसेट ऑफ RHS, देन RHS सबसेट ऑफ LHS, है ना. एल्जेब्रिक प्रॉपर्टीज को यूज करके हमने इक्वलिटी ऑफ द सेट्स, और उसके बेसिस पे हमने बहुत सारी प्रॉपर्टीज प्रूव करी. डी मॉर्गन्स लॉ हमने जस्टिफाई किए, हमने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज को जस्टिफाई किया, और भी कुछ रिजल्ट्स हमने बनाए. ठीक है, तो ये आपका था थ्योरेटिकल पार्ट ऑफ द चैप्टर. और इस पूरे चैप्टर से एक बहुत इंटरेस्टिंग एप्लीकेशन जो निकल के आती हैं, कुछ फॉर्मूलाज हैं जिसको हम प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ सेट्स भी बोलते हैं. और इस टॉपिक का जो यूज है, जो आज हम पढ़ने वाले हैं, वो आगे चल के आपको परमुटेशंस के चैप्टर में दिखाई देगा. फिर क्लास 12th में हम प्रोबेबिलिटी पढ़ेंगे, तब आपको इन फॉर्मूलाज का यूटिलाइजेशन दिखाई देगा. तो आज वाली क्लास आई कैन से दैट सबसे इंपॉर्टेंट क्लास है ऑन द चैप्टर ऑफ सेट्स. बहुत ईजी है, बेसिक है, आसान है, बट इम्पॉर्टेंट है. तो बहुत ध्यान से एक एक चीज को आज कैरी करते हैं, आराम से समझते हैं. ठीक है, तो बिफोर एक्चुअली जंपिंग टू द फॉर्मूलाज, पहले एक छोटा सा एक प्रैक्टिकल एग्जांपल आप समझो. आपके सामने आपको दिख रहा है, यहाँ पे डेटा है हमारे पास. एक डेटा क्या है, हमारे पास टोटल क्लास में टोटल देयर आर 40 स्टूडेंट्स, और उन 40 में से 20 बच्चों को क्रिकेट खेलना अच्छा लगता है, 15 को फुटबॉल खेलना अच्छा लगता है, और 5 दे प्ले बोथ द गेम्स. 5 बच्चे ऐसे हैं जिनको दोनों गेम्स अच्छी लगती हैं. हो सकता है ना बेटा ऐसा क्लास में हो. अब अगर मैं कुछ सेट्स डिफाइन करूं यहां पे, लेट अस से सेट ए वो लोग हैं जिनको क्रिकेट खेलना अच्छा लगता है, सेट बी में वो लोग हैं जिनको फुटबॉल खेलना अच्छा लगता है. तो एज पर द डेटा गिवन इन द क्वेश्चन, ये जो 40 हो जाएगा मेरे लिए, 40 विल बी यूनिवर्सल सेट, क्योंकि टोटल 40 लोगों पे सर्वे हुआ. 40 लोगों से ज्यादा तो पिक्चर में है ही नहीं, तो यूनिवर्सल सेट यहां पे हो गया 40 स्टूडेंट्स या 40. अब उसमें से सेट ए में, सेट ए मतलब क्रिकेट खेलने वाले कितने लोग हो गए, 20. फिर फुटबॉल, फुटबॉल मतलब सेट बी में कितने लोग आ गए, 15. और 5 लाइक बोथ द गेम्स, मतलब क्लास में 5 बच्चे ऐसे हैं जिनको दोनों गेम्स अच्छी लगती हैं, मतलब दे प्ले फुटबॉल एज वेल एज क्रिकेट. तो एंड आ गया ना, फुटबॉल एंड क्रिकेट. और एंड को हम मैथमेटिकली कैसे जस्टिफाई करते हैं, 5 आ गया. तो दिस इज द डेटा गिवन टू अस इन दिस सेटअप, इन दिस प्रॉब्लम. अब मैं इस डेटा को इस वेन डायग्राम के साथ अलाइन करना चाहता हूं, मतलब इस डेटा को इस वेन डायग्राम में फिल करना चाहता हूं. तो हाउ शुड आई स्टार्ट. अब ध्यान दो, हम बिल्कुल जो कॉमन है यहां से शुरू करो. ए इंटरसेक्शन बी में 5 लोग हैं, तो यहां पे 5 आ गया, 5, क्योंकि ये कॉमन रीजन को रिप्रेजेंट करता है. वेन डायग्राम आपको पता है, हमने पढ़ चुके हैं ये. अच्छा, अब क्रिकेट खेलने वाले टोटल 20 लोग हैं, तो क्रिकेट का मतलब हो गया बेटा ये वाला सर्कल, सेट ए. तो इस सर्कल के अंदर टोटल 20 स्टूडेंट्स, 20 पर्सन्स आएंगे, जिसमें से 5 आप आइडेंटिफाई कर चुके हो. इसका मतलब यहां पे मैं पता क्या लिखूंगा, 15 स्टूडेंट्स. अब बहुत ध्यान से समझना, अगर आपसे कहता है भी टोटल क्रिकेट कितने खेलते हैं, तो बोलोगे 20. अगर मैं आपसे बोलूं वो बच्चे बताओ जो क्रिकेट तो खेलते हैं बट फुटबॉल नहीं खेलते हैं, तो वो कितने हो गए, 15, क्योंकि 5 वो हैं जो फुटबॉल भी खेलते हैं. सिमिलरली फुटबॉल पे आइए, टोटल क्लास में 15 बच्चे हैं जो फुटबॉल खेलते हैं, जिसमें से 5 आइडेंटिफाइड हैं. इसका मतलब वो बच्चे जो सिर्फ फुटबॉल खेलते हैं. देखो
इन दोनों लैंग्वेजेस में अंतर समझिए। एक तरफ मैं बोलता हूं वो बच्चे जो फुटबॉल खेलते हैं, और एक तरफ मैं बोल रहा हूं वो बच्चे जो सिर्फ फुटबॉल खेलते हैं। ओनली शब्द आ गया, ओनली फुटबॉल। एक तरफ है फुटबॉल खेलने वाले और एक तरफ है ओनली फुटबॉल खेलने वाले। इन दोनों में अंतर समझने की कोशिश कीजिए। और ओनली फुटबॉल वाले फिर 10 बचेंगे, क्योंकि फुटबॉल में टोटल है ना, टोटल फुटबॉल खेलने वाले 15 हैं, जिसमें से 5 क्रिकेट भी खेलते हैं, तो 10 वो हैं जो सिर्फ फुटबॉल खेलते हैं। अब थोड़ा सा काउंटिंग लगाओ। काउंटिंग करने का मतलब 15 + 5 20, और 20 और 10 30। तो अभी तक हमने 30 बच्चों का डेटा यहाँ पे इस वेन डायग्राम में समेटा, पर क्लास में तो 40 बच्चे हैं, यूनिवर्सल सेट में 40 स्टूडेंट्स हैं, तो वो 10 बच्चे कौन से हैं? इसका मतलब ये हुआ कि क्लास में 10 बच्चे वो भी हैं जो ना तो क्रिकेट खेलते हैं और ना फुटबॉल खेलते हैं। तो उन 10 बच्चों को हम कहाँ पे दिखाएंगे? ऑब्वियसली यूनिवर्सल सेट के अंदर होंगे, बट दोनों सर्कल्स के बाहर होंगे। तो वो वाले 10 बच्चे आप कहीं पे भी, लेटर से मैं यहाँ दिखा देता हूँ, 10। अब आपसे डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस क्या पूछ सकता है ना? अब इन क्वेश्चंस को ध्यान से समझिएगा। पहला सवाल है ना, 6 सवाल है, जिसमें से पहला सवाल, वो बच्चे कौन से हैं जो दोनों गेम्स खेलते हैं? वो बच्चे कितने हैं जो दोनों गेम्स खेलते हैं? दोनों गेम्स खेलने का मतलब विच प्ले फुटबॉल एंड क्रिकेट, देन आंसर इज 5। फिर वो बच्चे कितने हैं जो क्रिकेट खेलते हैं? देन आंसर इज 20। फिर वो बच्चे कितने हैं जो सिर्फ क्रिकेट खेलते हैं, फुटबॉल नहीं खेलते हैं? देन आंसर इज 15। तो अगर आपको याद हो बेटा, ये जो यहाँ पे 15 है, 15 कौन सा सेट हुआ? A माइनस बी। A माइनस बी का मतलब जो क्रिकेट खेलते हैं बट फुटबॉल नहीं खेलते हैं। और हमने प्रूव किया था ये कि A माइनस बी को हम जरूरत पड़ने पे क्या लिख सकते हैं? A इंटरसेक्शन B डैश। ये 15 हो गया इस क्वेश्चन। मतलब वो लोग जो सेट A में है एंड B कॉम्प्लीमेंट का मतलब B में नहीं है, वो लोग जो A में है एंड B में नहीं है, तो वो हो गए 15 लोग। सिमिलरली अगर मैं आपसे कहूं फुटबॉल कितने खेलते हैं, तो आप बोल दोगे सर 15 खेलते हैं। फिर अगर मैं आपसे कहूं वो लोग बताओ जो क्या कहते हैं सिर्फ फुटबॉल खेलते हैं, क्रिकेट नहीं खेलते, मतलब अब मैं आपसे क्या डिमांड कर रहा हूं? मैं आपसे कह रहा हूं वो लोग जो सेट बी में है बट ए में नहीं है, दैट इज 10। और इसी बात को लिखने का दूसरा तरीका क्या होगा कि वो लोग जो सेट बी में है एंड ए में नहीं है, ए में नहीं है तो फिर वो कहाँ है? ए कॉम्प्लीमेंट। दिस इज 10। तो आई होप आपको सारा डेटा है समझ में आ रहा है। फिर अगर मैं आपसे कहूं इन दोनों सेट्स का यूनियन क्या है? यूनियन, व्हाट इज ए यूनियन बी इन दिस केस? तो ए यूनियन बी को आप प्रैक्टिकली कैसे सोचोगे? वो लोग जो फुटबॉल खेलते हैं या क्रिकेट खेलते हैं, ए और बी, क्योंकि यूनियन का मतलब और से था, तो वो ये सारे लोग, ये पूरा रीजन शेड किया था हमने यूनियन में, तो 15 और 5 20 और 10 30। इसका मतलब क्लास में 30 बच्चे ऐसे हैं जो किसी ना किसी गेम में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, किसी भी गेम में कर रहे हो, चाहे वो क्रिकेट या फुटबॉल या दोनों में, बट टोटल 30 पर्सन्स आर इन्वॉल्व इन एनी वन ऑफ द स्पोर्ट्स। इसका मतलब क्योंकि क्लास में 40 बच्चे थे, 10 बच्चे ऐसे हैं जो किसी भी गेम को फॉलो नहीं करते हैं। तो जो किसी भी गेम को फॉलो नहीं करते हैं उसको हम क्या लिखेंगे? उसको आप मैथमेटिकली लिखोगे नंबर ऑफ पीपल या स्टूडेंट्स हु आर नॉट प्लेइंग क्रिकेट, मतलब ए कॉम्प्लीमेंट एंड बी कॉम्प्लीमेंट, तो दैट इज 10। ये वाला 10। वो लोग जो क्रिकेट नहीं खेलते मतलब ए कॉम्प्लीमेंट, इंटरसेक्शन का मतलब एंड, और बी कॉम्प्लीमेंट, बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब फुटबॉल नहीं खेलते। दोबारा से देखो, वो लोग जो क्रिकेट नहीं खेलते एंड फुटबॉल नहीं खेलते, तो वो कितने स्टूडेंट्स हो गए? 10 हो गए। तो ये एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है ना। हमें कुछ डेटा दिया था, तो उस डेटा को हमने क्या किया? एक वेन डायग्राम के अंदर अलाइन कर दिया। ठीक है, ये आज का मतलब अभी सिर्फ ये इंट्रोडक्शन है कि आज हम सीखने क्या वाले हैं। अभी मैंने शुरू नहीं किया फॉर्मूलाज कॉन्सेप्ट्स, अभी हमने शुरू नहीं किया, बट एक बेसिक आइडिया दिमाग में होता ना कि भाई करना क्या है आज, सीखना क्या है, वो चीज हमने आज अभी डिस्कस करी है। ठीक है जी, अब इसके एक्चुअल फॉर्मूलाज पे चलते हैं। चलिए, तो अब फार्मूला से शुरू करते हैं। क्या क्या फार्मूलाज हमारे लिए यहाँ पे ज़रूरी हैं?
देखिए, तो ये बिल्कुल वही एग्जाम्पल है जो भी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस करी। अब उसको एक फॉर्मल शेप हम देने जा रहे हैं, एक फॉर्मूलाज की फॉर्म में हम इसको समझना चाह रहे हैं। तो अब जैसे क्वेश्चन में लैंग्वेज आया, नंबर ऑफ एलिमेंट्स लाइंग इन बोथ द सेट्स, मतलब वो एलिमेंट्स जो दोनों सेट्स में हैं, दोनों सेट्स का मतलब वो ए में भी हैं एंड बी में भी हैं। तो मैं वेन डायग्राम पे मार्क करता जाऊंगा। तो बेसिकली जो फॉर्मूला नंबर 1 है वो इस रीजन को करस्पॉन्ड करता है। ना, तो जो 1 हुआ वो ये वाला रीजन हो गया बेटा, दिस इज 1। ठीक है, ये वाला रीजन आएगा 1, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स लाइंग इन बोथ द सेट्स। पर इस रीजन को हम मैथमेटिकली किस सिंबल से डिनोट करेंगे? तो इस रीजन को हम डिनोट करेंगे बेटा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी, मतलब ये वाला रीजन 1 करस्पॉन्ड टू दिस नंबर ऑफ एलिमेंट्स लाइंग इन बोथ द सेट्स। अब अगर वो आपसे कहे नंबर ऑफ एलिमेंट्स लाइंग, ये शब्द ओनली बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, नंबर ऑफ एलिमेंट्स लाइंग ओनली इन द सेट ए, सिर्फ ए में कितने, कौन से रीजन? तो ओनली ए का मतलब सेट ए में से कॉमन पार्ट हटाना आपको। अब कहने मतलब ये हुआ, इसको आप मैथमेटिकली तो रिप्रेजेंट करोगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन विच ए इज देयर बट बी इज नॉट देयर, मतलब ए इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी डैश, मतलब वो लोग जो ए में है एंड बी में नहीं है, मतलब दिस इज योर रीजन नंबर 2 या रीजन कोरस्पॉन्डिंग टू फॉर्मूला नंबर 2। बट ये वैल्यू निकालने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा? क्वेश्चन के अंदर आपको सेट ए के एलिमेंट्स में से माइनस करने पड़ेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी, तब जाके रीजन 2 की वैल्यू आएगी, है ना। टोटल सेट ए में से, पूरे सेट ए में से हमने 1 हटाया, 1 का मतलब क्या है? ए इंटरसेक्शन बी। सिमिलरली नंबर ऑफ एलिमेंट्स लाइंग ओनली इन बी, तो ओनली इन बी का मतलब ये वाला रीजन हो गया 3। इसको आप मैथमेटिकली रिप्रेजेंट कैसे करोगे? वी विल से दोज एलिमेंट्स विच आर प्रेजेंट इन बी एंड नॉट प्रेजेंट इन ए, ओनली बी। अब इसकी वैल्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? इसके लिए हमें इसके लिए हम क्या करेंगे? हम सेट बी में से हटा देंगे ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, दोबारा से रिवाइज कर लो। 1 का मतलब क्या है? कॉमन रीजन। 2 का मतलब है ओनली इन ए, तो अगर मैं 1 और 2 को मिला दूं, 1 और 2 को, तो हो गया कंप्लीट सेट ए। सिमिलरली 3 का मतलब क्या है? वो रीजन जो सिर्फ बी में है, ए में नहीं है, और अगर मैं 1 और 3 को मिला दूं, मतलब ऐड कर दूं, तो वो क्या बन जाएगा? कंप्लीट सेट बी। अब अगले लैंग्वेज पे आते हैं। अब यहां पे ध्यान से समझो, यहां पे ध्यान से समझिएगा। अब डिमांड क्या है क्वेश्चन की? यहां पर डिमांड इज एग्जैक्टली वन ऑफ द सेट्स, मतलब वो एलिमेंट्स, वो स्टूडेंट्स जो कोई एक गेम खेलते हैं, जैसे मैं वो क्रिकेट और फुटबॉल वाले एग्जांपल से अगर मैं इसको रिलेट करूं, मतलब किसी एक जगह पे अवेलेबल है। किसी एक जगह का मतलब है या तो सिर्फ ए में आएंगे या सिर्फ बी में आएंगे, बट एग्जैक्टली वन ऑफ द सेट्स। एग्जैक्टली शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है यहां पे, एग्जैक्टली वन ऑफ द सेट्स। तो एग्जैक्टली वन ऑफ द सेट्स के लिए मतलब रीजन 2 एंड रीजन 3, मतलब 4 के लिए आप सिंपली कह दो 2 + 3,
4 के लिए 2 + 3, क्योंकि 2 में वो लोग आगे जो सिर्फ ए में है और 3 में वो लोग आगे जो सिर्फ बी में है। तो अगर आप फॉर्मूला नंबर 2 और फॉर्मूला नंबर 3 को ऐड करते हो तो आफ्टर एडिशन व्हाट विल गेट, वी विल गेट NA प्लस NB माइनस 2 टाइम्स N ऑफ A इंटरसेक्शन B। तो ये फॉर्मूला बन गया किसके लिए, एग्जैक्टली वन ऑफ द सेट्स, मतलब वो एलिमेंट्स विच आर प्रेजेंट इन एग्जैक्टली वन ऑफ द सेट्स, तो वो यहां पे आ गया, करेक्ट है। इसके बाद अगर क्वेश्चन में डिमांड हो आए नंबर ऑफ एलिमेंट्स लाइंग इन एटलीस्ट वन ऑफ द सेट्स, अब है ना ये लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट है। एटलीस्ट वन ऑफ द सेट्स का मतलब एलिमेंट प्रेजेंट इन ए और बी और बोथ, दोबारा से सुनो, एटलीस्ट वन सेट मतलब किसी ना किसी सेट में है, चाहे वो ए में है चाहे वो बी में है, एटलीस्ट वन ऑफ द सेट्स। इसका मतलब ये लैंग्वेज किस रीजन को करस्पॉन्ड करता है, ये सोचने वाली बात है। एटलीस्ट वन ऑफ द सेट्स मतलब अगर मैं 2 को बोलूं, 2 ए में इन्वॉल्व है, 1 दोनों में इन्वॉल्व है, 3 बी में इन्वॉल्व है, तो किसी ना किसी सेट में तो इन्वॉल्व है ना, कौन, चाहे रीजन 1 है, चाहे रीजन 2 है, चाहे रीजन 3 है। इसका मतलब 5 का प्रैक्टिकली मतलब क्या हुआ, रीजन 1 प्लस रीजन 2 प्लस रीजन 3। सोचो, क्योंकि तीनों रीजन्स को अगर मैं जोड़ दूं, रीजन 1 रीजन 2 रीजन 3, ये वो सारे लोग हैं जो किसी ना किसी सेट में इन्वॉल्व हैं, चाहे वो एक में इन्वॉल्व है चाहे 2 में इन्वॉल्व है, बट दे आर इन्वॉल्व इन एटलीस्ट वन ऑफ द सेट्स। बेटा मैथमेटिक्स में ये शब्द बड़े इंपॉर्टेंट हैं। एग्जैक्टली का क्या लॉजिकल इंटरप्रिटेशन है, एटलीस्ट वन का क्या लॉजिकल इंटरप्रिटेशन है, एंड का क्या लॉजिकल इंटरप्रिटेशन है, और का क्या लॉजिकल इंटरप्रिटेशन है। एंड और तुम सीख के आए हैं पहले यूनियन और इंटरसेक्शन में, ठीक है ना। तो एटलीस्ट वन ऑफ सेट्स के लिए हमें कुछ नहीं करना, 1 2 और 3 को ऐड करना है, और अगर मैं सारे रीजन्स को जोड़ता हूं तो फिर ये प्रैक्टिकली कौन सा रीजन हो गया, अगर मैं सारे रीजन्स को जोड़ दूं तो ये हो गया बेटा A यूनियन B, ये हो गया A यूनियन B। तो जब मैं A यूनियन B करूंगा तो आप सोचो ना क्या होने वाला वो, उसका फॉर्मूला हम पूरा सेट A काउंट कर लेते हैं, मतलब 1 + 2, हम पूरा सेट B काउंट कर लेते हैं, पर इसमें गलती हो गई है। अगर मैं लिखता हूं NA + NB, उसमें हुआ क्या, NA का मतलब ये पूरा रीजन, NB का मतलब ये पूरा रीजन, उसमें हुआ क्या, ये जो रीजन नंबर 1 है ये 2 बार काउंट हो गया, इसका मतलब एक बार रीजन 1 को माइनस कर देंगे। ये आप सिंपली ये भी कह सकते हो, जो 1 में रिजल्ट आया, जो 2 में रिजल्ट आया और जो 3 में रिजल्ट आया, 1 + 2 + 3 ये बनेगा, ठीक। और लास्ट इसमें अगर वो आपसे डिमांड करे एलिमेंट्स प्रेजेंट इन नन ऑफ द सेट्स, वो लोग बताओ जो किसी भी सेट में प्रेजेंट नहीं है, नन ऑफ द सेट्स। तो नन ऑफ द सेट्स के लिए हम क्या करेंगे, मतलब कौन सा रीजन हुआ, मतलब वो रीजन जो ना ए में है ना बी में है, मतलब यूनिवर्सल सेट के तो अंदर बट दोनों सर्कल्स के बाहर। इसको, इस रीजन को आप मैथमेटिकली कैसे लिखोगे, 6 मतलब पता कौन सा रीजन हो गया, मैं यहाँ पे है 6, ये वाला रीजन हो गया, दोनों सर्कल्स के बाहर यूनिवर्सल सेट के अंदर। तो नन ऑफ द सेट्स को आप मैथमेटिकली कैसे लिखोगे, मैथमेटिकली वी विल राइट इट एज नंबर ऑफ एलिमेंट्स विच आर नॉट इन ए, नॉट इन ए का मतलब ए कॉम्प्लीमेंट, एंड नॉट इन बी मतलब बी कॉम्प्लीमेंट। पर डिमॉर्गन्स लॉ क्या कहता है, डिमॉर्गन्स लॉ कहता है कि ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट को हम क्या लिख सकते हैं, ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट। और ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें यूनिवर्सल सेट में से माइनस करना होगा ए यूनियन बी को, और ए यूनियन बी के लिए हमारे पास फॉर्मूला है NA + NB माइनस N ऑफ A इंटरसेक्शन B। तो ये कुछ फॉर्मूलाज बन गए रिलेटेड टू 2 सेट्स, कि अगर जैसे हमने एग्जांपल अभी डिस्कस किया था क्रिकेट फुटबॉल, अगर 2 ही सेट्स के साथ आपको डील करना है तो इनमें से ही कोई ना कोई प्रॉब्लम आपको पेपर में दिया जाएगा डायरेक्ट। तो एडवाइज्ड ये है
कि आप इन सारे सेट्स का लॉजिकल मीनिंग समझें, मतलब उसको आप सेट फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकें, और फिर ये लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन के बाद उसकी वैल्यू कैसे निकालनी है, मतलब उसका फॉर्मूला क्या है। ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। ये हो गया उसका लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन और ये हो गया उसका फॉर्मूला। पर लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन कौन सा रीजन है, उसका फॉर्मूला ये क्यों है, ये आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, रटना नहीं है इसमें आपको, ये समझने वाली बातें हैं, प्योर लॉजिक है। और अगर आपका एक बारी लॉजिक सही बैठ गया, पेपर में अगर आपको फॉर्मूला भूल भी गए हैं तो आप कभी भी ये फॉर्मूलाज खुद से डराइव कर सकते हो। वेन डायग्राम बनाना है, वेन डायग्राम में सारे रीजन आराम से आइडेंटिफाई होते हैं, ठीक। तो दीज आर द फॉर्मूलाज बेस्ड ऑन टू सेट्स। अब इसी कॉन्सेप्ट को हम एक्सटेंड करने जा रहे हैं फॉर 3 सेट्स। हमने 2 सेट्स के लिए फॉर्मूला समझ लिए, अब अगर मान लो 3 सेट्स हैं पिक्चर में, क्रिकेट है, फुटबॉल है, हॉकी है, समथिंग लाइक दैट, तो अगर 3 सेट से आपको डील करना हो किसी भी सवाल में, तो देखो क्या क्या फॉर्मूलाज बनेंगे और क्या क्या रीजन है वहां पर, है ना, उसको समझते हैं। चलिए 3 सेट से शुरुआत करते हैं। अगर पिक्चर में 3 सेट्स हैं, सेट ए, सेट बी, सेट सी, तो ये मैंने आपको वैसे तो बहुत, जब हमने वेन डायग्राम पहली बार पढ़ा था, तो अगर किसी बच्चे ने वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले मैं ये एडवाइस करूंगा, जब वेन डायग्राम हमने इंट्रोड्यूस किया था पहली बार, तो वो टॉपिक को आप जरूर देख लें, वेन डायग्राम की कंस्ट्रक्शन को समझ लें, क्योंकि वहां पे हमने इन सारे रीजन्स को बहुत अच्छे से आइडेंटिफाई किया था कि कौन सा रीजन क्या है। खैर वो अभी भी क्लियर हो जाएगा, सारी बात हम फिर से डिटेल में बात करेंगे। अब देखो क्या क्या लैंग्वेज इन द क्वेश्चन आपको गिवन हो सकता है या पूछा जा सकता है। जैसे कि पहला लैंग्वेज, पढ़ो ध्यान से क्या लिखा हमने, इसमें लिखा है नंबर ऑफ एलिमेंट्स लाइंग इन ऑल द 3 सेट्स, मतलब वो लोग जो ए में भी हैं, एंड बी में भी हैं, एंड सी में भी हैं। देखो मैं एंड को थोड़ा हाईलाइट कर रहा हूं, फिर से सुनो, वो लोग जो ए में भी हैं, एंड बी में भी हैं, एंड सी में भी हैं। तो उसके लिए मैथमेटिकली कौन सा रीजन क्या बोलेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए एंड मतलब इंटरसेक्शन एंड सी, ये आना चाहिए पहला लैंग्वेज, नंबर ऑफ एलिमेंट्स लाइंग इन ऑल द 3 सेट्स। और अगर आप इस रीजन को वेन डायग्राम पे आइडेंटिफाई करना चाह रहे हो तो बेटा ये वाला रीजन बनेगा, दिस इज रीजन नंबर 1, है ना, ये बन गया 1 कॉमन जो तीनों सर्कल्स के अंदर है, क्योंकि ये वाला रीजन ए में भी है, बी में भी है और सी में भी है, ठीक है। अगर आपको अभी ऑब्जर्व नहीं कर पा रहे हो, ये एक मिनट, चलो दिस वाज रीजन नंबर 1। अब अगला लैंग्वेज ध्यान से देखो, अगले लैंग्वेज में हमसे क्या डिमांड हो रही है, अगले लैंग्वेज है नंबर ऑफ एलिमेंट्स लाइंग इन ए एंड बी बट नॉट इन सी। अब ध्यान से देखो, अगर मैं आपसे कहूं ए और बी का कॉमन रीजन क्या है, ए और बी का कॉमन रीजन मतलब ए एंड बी या ए इंटरसेक्शन बी, तो ए इंटरसेक्शन बी में, ए इंटरसेक्शन बी में ये सारा रीजन आएगा, ये हो गया ए इंटरसेक्शन बी जिसको भी मैं हाईलाइट कर रहा हूं, दिस इज कॉमन टू ए एंड बी। बट क्वेश्चन की डिमांड ये नहीं है बेटा, क्वेश्चन की डिमांड ये नहीं है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, वो रीजन जो ए में है एंड बी में है बट सी में नहीं है, तो वो कौन सा रीजन हुआ, ये वाला, दिस इज 2। अब इस रीजन 2 को आप रिप्रेजेंट कैसे करोगे, इसकी रिप्रेजेंटेशन होएगी नंबर ऑफ एलिमेंट्स या वो लोग जो वो लोग जो ए में है, ए में है एंड बी में है एंड सी में नहीं है ना,
वो लोग ए में है एंड बी में है एंड सी में नहीं है, तो सी कॉम्प्लीमेंट मतलब रीजन 2। पर रीजन 2 के लिए हम क्या करेंगे, पहले हम टोटल ए और बी का इंटरसेक्शन निकाल लेंगे। मतलब ये वैल्यू निकालने के लिए हम करेंगे क्या, वी विल फाइंड ए इंटरसेक्शन बी। पर ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या हो गया 1 + 2, पर 1 + 2 में से 1 माइनस कर दीजिए। 1 माइनस करेंगे तो वो 1 का मतलब क्या है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो ये बन गया फॉर्मूला फॉर रीजन 2। मतलब ये हो गया रीजन 2 का लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन और ये हो गया उसका फॉर्मूला। रीजन 2, रीजन 2 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, दोज एलिमेंट्स विच आर प्रेजेंट इन ए एंड प्रेजेंट इन बी बट नॉट प्रेजेंट इन सी, बट नॉट प्रेजेंट इन सी। अगेन अगर मैं आपसे कहूं नंबर ऑफ एलिमेंट्स लाइंग इन बी एंड सी बट नॉट इन ए, अब सिमिलर हो गया। अब वो लोग चाहिए जो बी में है, सी में है बट ए में नहीं है। तो ये कौन सा रीजन बेटा हो गया, ये वाला, दिस इज 3, दिस इज 3। और सिमिलरली अगर इसको प्रोसीड करते हो तो कैसे लिखोगे, वो लोग, वो एलिमेंट्स जो बी में है एंड सी में है एंड ए में नहीं है। पर ये वैल्यू निकालने के लिए हम फॉर्मूला क्या लगाएंगे, हम बी इंटरसेक्शन सी, बी इंटरसेक्शन सी का मतलब हो गया रीजन 1 + 3, 1 + 3 में से हम माइनस कर देंगे 1, और 1 का मतलब क्या हो गया, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ये आ गया वो रीजन जो बी में है, सी में है बट ए में नहीं है। सिमिलरली वो रीजन जो ए में है एंड सी में है बट बी में नहीं है, ए में है, सी में है, बी में नहीं है। तो ये वाला रीजन हुआ बेटा 4, है ना, ये 4th रीजन। इसको आप मैथमेटिकली लॉजिकली कैसे रिप्रेजेंट करोगे, 4th रीजन के लिए वी विल राइट कि वो लोग जो ए में है एंड सी में है एंड बी में नहीं है, ए में है एंड सी में है एंड बी में नहीं है। पर इसकी वैल्यू निकालने के लिए करना क्या होगा, हमें 1 + 4 निकाल लो। 1 + 4 का मतलब ए इंटरसेक्शन सी, इसमें से 1 माइनस कर दो, और 1 माइनस करने का मतलब होगा ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है, तो रीजन 1, रीजन 2, रीजन 3, रीजन 4 आइडेंटिफाई हो गया इन दिस वेन डायग्राम। अब अगला लैंग्वेज, सिर्फ लैंग्वेज इंपॉर्टेंट है। अब हमें वो एलिमेंट्स चाहिए विच आर प्रेजेंट इन एग्जैक्टली 2 सेट्स, एग्जैक्टली 2 सेट्स में जिनका प्रेजेंस है। एग्जैक्टली 2 सेट्स का मतलब क्या हुआ, ए में हो, बी में हो बट सी में ना हो, या फिर बी में हो, सी में हो, ए में ना हो, या फिर ए में हो, सी में हो बट बी में ना हो। एग्जैक्टली 2 सेट्स में वो प्रेजेंस दिखाएं। तो एग्जैक्टली 2 सेट्स का मतलब क्या हो गया, रीजन नंबर 2 प्लस रीजन नंबर 3 प्लस रीजन नंबर 4, रीजन 2, रीजन 3, रीजन 4। वेन डायग्राम में जो 2, 3, 4 है वो दिखाई दे रहा है आपको। तो इसके लिए, इसका मतलब फॉर्मूला के लिए हमें कुछ भी नहीं करना भाई, रीजन 2 प्लस रीजन 3 प्लस रीजन 4। और अगर आप इन तीनों रीजन्स को ऐड कर देते हो या तीनों फॉर्मूलाज को ऐड कर देते हो, व्हाट यू विल गेट, वी विल गेट A intersection B plus B intersection C plus A intersection C, क्योंकि तीनों को ऐड किया ना, A intersection B, B intersection C, A intersection C, बट माइनस 3 टाइम्स A intersection B intersection C। ये बनेगा फॉर्मूला, चेक कर लो आराम से। हमने रीजन 2, रीजन 3 और रीजन 4 को ऐड कर दिया, तो ये हो गया एग्जैक्टली 2 सेट्स। अब देखो अगला लैंग्वेज, अगले लैंग्वेज में क्या शब्द आ गया, एटलीस्ट। यहाँ पे लैंग्वेज क्या था, एग्जैक्टली। तो मैंने अभी पिछले वाले फॉर्मूला में भी समझाया था, एग्जैक्टली और एटलीस्ट में डिफरेंशिएट करना सीखो लॉजिकली। यहाँ पे एटलीस्ट 2 सेट्स को आप कैसे सोचोगे, मतलब वो लोग जो कम से कम एटलीस्ट 2 जगह पे हैं।
एटलीस्ट दो जगह पे हैं। एटलीस्ट दो जगह पे क्या मतलब हो गया, या तो वो दो सेट्स में प्रेजेंस दिखाएं या तीनों सेट्स में आ जाए। अब देखो रीजन 1 वो रीजन है जो तीनों सेट्स में है, रीजन 2 दो सेट्स में है, रीजन 3 दो सेट्स में है, रीजन 4 दो सेट्स में है, पर हम चाहते हैं कि एटलीस्ट टू। एटलीस्ट टू मतलब दो में भी हो सकते हैं, तीन में भी, चार में भी, पांच में भी, बट कम से कम वो एलिमेंट्स जो दो जगह पे प्रेजेंट है ना, दो सेट्स के अंदर इन्वॉल्व हैं, एटलीस्ट दो जगह पे इन्वॉल्व हैं। इसका मतलब 6 का मीनिंग क्या हो गया, लॉजिकल मीनिंग हो गया इसका 1 + 2 + 3 + 4, क्योंकि 1 2 3 4 जो रीजन में चारों को ऐड कर दूं तो वो एलिमेंट्स आ जाएंगे, वो किसी ना किसी एटलीस्ट दो सेट्स में इन्वॉल्व है। तो अगर आप 1 2 3 4 चारों को ऐड करोगे तो उसका फॉर्मूला कहाँ, बेसिकली इसमें 1 जोड़ दोगे तो ये क्या आने वाला, A इंटरसेक्शन B प्लस B इंटरसेक्शन C प्लस A इंटरसेक्शन C माइनस 2 टाइम्स A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C, है ना। बेसिकली ये जो फॉर्मूला आपको दिखाई दे रहा है दैट इज नथिंग बट सम ऑफ 1 2 3 एंड 4, चारों का सम हो गया ये। ऑल द 4 रीजन्स आर एडेड हियर। यहां तक कोई परेशानी? ठीक है, चार रीजन्स के रिलेटेड इन 1 2 3 4 के रिलेटेड क्या क्या लैंग्वेजेस होती हैं, क्या क्या फॉर्मूलाज हमें लगाने पड़ सकते हैं पेपर में, वो हमने डिस्कस कर लिया। अभी चलते रहिए, अभी इसमें बहुत सारे फॉर्मूलाज अभी और। इसके बाद अब वो आपसे डिमांड कर रहा है वो एलिमेंट्स जो सिर्फ और सिर्फ ए में है, ओनली ए। अब ओनली ए का मतलब पता है क्या हो गया, 7 है ना ये फॉर्मूला, तो ये है 7th रीजन, ओनली ए। ओनली ए। अभी हमने पिछली बार ये 1, इसको हमने 1 डिफाइन किया था पिछले वेन डायग्राम में, ये 2 था, ये आई थिंक 3 बनाया था, ये 4th फॉर्मूला था, और 7th के लिए अब ये वो एलिमेंट जो सिर्फ ए में है। इसका मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, वो एलिमेंट्स जो ए में है एंड बी में नहीं है, तो बी कॉम्प्लीमेंट, एंड सी में नहीं है, हेंस ओनली ए। ठीक है, ओनली ए। पर ये तो हो गया इसका लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन, बट इसकी वैल्यू कैसे निकलेगी बेटा? वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम कंप्लीट सेट ए, मतलब कंप्लीट सेट ए का मतलब 1 + 2 + 4 + 7, दोबारा से देख लो, 1 2 4 7, ये पूरा सेट ए बनता है, पर मेरे को सिर्फ 7 चाहिए। तो उसके लिए क्या किया हमने, माइनस कर दिया A इंटरसेक्शन B, फिर माइनस कर दिया A इंटरसेक्शन C, फिर ऐड कर दिया A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। देखो पूरा रीजन था ये, हमें 7 चाहिए, तो पहले हमने पूरा रीजन काउंट कर दिया, फिर 1 और 2 माइनस कर दिया, फिर 1 और 4 माइनस कर दिया, बट हुआ क्या, 1 दो बार माइनस हो गया, क्योंकि 1 दो बार माइनस हो गया तो उसको एक बार वापस ऐड कर दिया। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है ध्यान से देखो, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, हमने पूरा सेट ए लिया, पूरा सेट ए का मतलब हो गया 1 + 2 + 4 + 7, इसमें से हमने माइनस किया A इंटरसेक्शन B, फिर माइनस किया A इंटरसेक्शन C, बट लास्ट में 1 ऐड किया। चेक करो, क्योंकि 1 आया पर 1 हमने दो बार सब्ट्रैक्ट किया, तो एक बार 1 को, मतलब दिस इज हाउ दिस फॉर्मूला शुड बी ऑब्जर्व्ड। इसको सोचो, ऐसे सोचो, ऐसे बनाए फॉर्मूला। ठीक, तो ये वो रीजन आ गया विच इज प्रेजेंट ओनली इन ए। अगेन नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट ओनली इन बी, अब सिमेट्री से होता रहेगा, जैसे हमने ओनली इन ए के लिए गया, अब ओनली इन बी, ये हो गया रीजन नंबर 8। अब रीजन नंबर 8 को हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स
नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो बी में है एंड ए में नहीं है एंड सी में नहीं है। बट इसकी वैल्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, हम सेट बी में से माइनस कर देंगे ए इंटरसेक्शन बी, फिर माइनस कर देंगे बी इंटरसेक्शन सी, बट ऐड कर देंगे ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, है ना, बिल्कुल इसके सिमेट्री। सिमिलरली रीजन लाइंग ओनली इन सी, ये हो गया बेटा मेरे लिए नाइन्थ रीजन। तो नाइन्थ रीजन का मतलब हो गया, नाइन्थ रीजन का मतलब हो गया नंबर ऑफ एलिमेंट्स विच आर प्रेजेंट इन सी बट नॉट प्रेजेंट इन बी एंड नॉट प्रेजेंट इन ए। पर वैल्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, मेरे को सेट सी में से माइनस करना पड़ेगा ए इंटरसेक्शन सी, फिर माइनस करना पड़ेगा बी इंटरसेक्शन सी, और फिर वापस ऐड करना पड़ेगा ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, है ना। ओनली ए, ओनली बी, ओनली सी, सिमेट्री है इन तीनों फॉर्मूलाज में। अब अगला लैंग्वेज देखो, नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन एग्जैक्टली वन ऑफ द सेट्स। तो एग्जैक्टली वन ऑफ द सेट्स का मतलब हो जाएगा बेटा रीजन 7, बिकॉज दैट इज प्रेजेंट ओनली इन ए, ओनली इन बी, ओनली इन सी, मतलब 7, 8 और 9 का सम। 7 आपके सामने है, 8 आपके सामने है, 9 आपके सामने है, तो इन तीनों फॉर्मूलाज को ऐड कर दीजिए। इन तीनों फॉर्मूलाज को ऐड करके किसका फॉर्मूला बन जाएगा, 10th का। और 10th का लैंग्वेज क्या है, एग्जैक्टली वन ऑफ द सेट्स। एग्जैक्टली वन ऑफ सेट्स का मतलब ए में है या सिर्फ ए में है, या सिर्फ बी में है, या सिर्फ सी में है, एग्जैक्टली वन ऑफ द सेट्स। तो तीनों को बस ऐड करना है, बट जब आप तीनों को ऐड करेंगे आपको दिखाई क्या देगा, दैट इज इंपॉर्टेंट नाउ। तो आपको मिलेगा बेटा एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी प्लस एन ऑफ सी। अब माइनस में ए इंटरसेक्शन बी, यहां पे भी आ रहा है, यहां पे भी आ रहा है, इसका मतलब माइनस 2 टाइम्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी, सिमिलरली 2 टाइम्स number of elements in B intersection C, फिर 2 times number of elements in A intersection C and A intersection B intersection C, A intersection B intersection C 3 बार, तो मतलब प्लस 3 times, ये बनेगा फॉर्मूला एग्जैक्टली वन ऑफ द सेट्स। यहां तक कोई परेशानी, ठीक। तो लगभग वेन डायग्राम हमारा कंप्लीशन की फॉर्म पे है ना, सारे रीजन्स को हमने एक एक करके आइडेंटिफाई किया और फिर उसके कॉरेस्पॉन्डिंगली उसके फॉर्मूलाज बना रहे हैं। अब इसी में बस कुछ फॉर्मूलाज और बच रहे हैं, लास्ट है बस, ध्यान से देखिएगा। अब लैंग्वेज, नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन एटलीस्ट वन ऑफ द सेट्स। एटलीस्ट वन ऑफ द सेट्स का मतलब वो एलिमेंट्स जो ए में हो या बी में हो या सी में हो या 2 में हो या 3 में हो, कहीं पे भी हो, बट होने चाहिए। इसका मतलब पूरा रीजन ए, पूरा रीजन बी, पूरा रीजन सी, एटलीस्ट वन ऑफ द सेट्स। वो किसी भी सेट में हो सकते हैं, ए और बी और सी। और का लॉजिकल मीनिंग क्या होता है, यूनियन। इसका मतलब 11th में डिमांड क्या है, 11th की डिमांड है ए यूनियन बी यूनियन सी, ये हो गई डिमांड। पर इसका फॉर्मूला क्या होगा, इसका फॉर्मूला होगा बेटा एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी प्लस एन ऑफ सी माइनस ए इंटरसेक्शन बी माइनस बी इंटरसेक्शन सी माइनस ए इंटरसेक्शन सी प्लस ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। देखो जो हमारा पिछला वेन डायग्राम था ना, उसमें आपको कुछ नहीं करना है, रीजन 1, रीजन 2, रीजन 3, रीजन 4, रीजन 7, रीजन 8, रीजन 9, ये निकालना आपको, क्योंकि सबको जोड़ना है हमें। यूनियन का मतलब ये हुआ। पर उसको आप लॉजिकली ऐसे सोचो, पूरा सेट ए
पूरा सेट बी, पूरा सेट सी, तीनों को काउंट किया। उसके बाद हमने ए इंटरसेक्शन बी हटाया क्योंकि ये 2 बार काउंट हो रहा है, बी इंटरसेक्शन सी हटाया, सी इंटरसेक्शन ए हटाया, पर उसी होगा ये वाला जो कॉमन रीजन था तीनों में कॉमन, ये वाला, ये 3 बार माइनस हो गया, पर 3 बार ही देखो ना, ए में, बी में, सी में, इस रीजन को 3 बार काउंट किया, 3 बार माइनस किया, तो ये वाला रीजन मिस हो रहा था, उसको लास्ट में जाके ऐड कर दिया। इसको ऐसे भी सोच सकते हो, या फिर अब प्रीवियस फॉर्मूला को देखो, 1 2 3 4 इनको जोड़ दो, 7 8 9 जोड़ दो और टोटल को ऐड कर दो, आपको ये रिजल्ट दिखाई देगा। तो ये किसका फॉर्मूला बन गया? ए यूनियन बी यूनियन सी के लिए, ए यूनियन बी यूनियन सी के लिए ये फॉर्मूला बन गया। और लास्ट है नंबर ऑफ एलिमेंट्स लाइंग इन नन ऑफ द सेट्स, मतलब वो एलिमेंट्स जो किसी भी सेट में प्रेजेंट ना हो, कहीं पे भी ना हो। तो किसी भी सेट में प्रेजेंट ना हो, इसका मतलब 12th किस रीजन को करस्पॉन्ड करता है? ये वाला, आउटसाइड ऑल द 3 सर्कल्स। दिस इज फॉर्मूला 12, दिस इज रीजन रिलेटेड टू 12। और इस रीजन को आप कैसे जस्टिफाई करोगे? रीजन 12 को हम कैसे जस्टिफाई करेंगे? वी विल से दोज एलिमेंट्स विच आर नॉट इन ए एंड नॉट इन बी एंड नॉट इन सी, क्योंकि ए कॉम्प्लीमेंट मतलब नॉट ए, नॉट बी, नॉट सी। और डी मॉर्गन्स लॉ से ये वैल्यू निकालने का तरीका क्या होगा? इट विल बी ए यूनियन बी यूनियन सी होल कॉम्प्लीमेंट, विच विल बी एक्चुअली यूनिवर्सल सेट माइनस ए यूनियन बी यूनियन सी। ये बन जाएगा फॉर्मूला फॉर एलिमेंट्स प्रेजेंट इन नोवेयर, नोवेयर मतलब नन ऑफ द सेट्स, जो कहीं पे भी प्रेजेंट ना हो। तो दीज आर द फॉर्मूलाज दैट माइट बी यूज्ड जब हम क्वेश्चंस को या इस तरीके के एप्लीकेशंस को डील कर रहे होंगे। ठीक है जी, यहां तक आई होप ये क्लैरिटी बन गई है। फॉर्मूलाज रिलेटेड टू 2 सेट्स, फॉर्मूलाज रिलेटेड टू 3 सेट्स। अब यहां पे एक इंटरेस्टिंग फॉर्मूला हम और क्रिएट करेंगे, ये ध्यान से समझ लेंगे, बड़ा हैंडी फॉर्मूला है ये। देखो, अब एक पैटर्न को समझने की कोशिश करेंगे। हमने थोड़ी देर पहले फॉर्मूला बनाया ए यूनियन बी का, और ए यूनियन बी का फॉर्मूला हमने क्या बनाया बेटा? एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक बोल रहा हूं शायद? ये 2 सेट्स जब हम पढ़ रहे थे, फिर हमने 3 सेट्स की बात करी, तो 3 सेट्स में हमने फिर से एक फॉर्मूला बनाया ए यूनियन बी यूनियन सी का। तो इसमें हमने क्या क्या टर्म्स देखी? एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी प्लस एन ऑफ सी, जैसे इसमें एन ए एन बी, उसमें ए बी सी, फिर माइनस में 2 करके इंटरसेक्शन। तो 2 करके इंटरसेक्शन का मतलब क्या हो गया? अब 2 का इसमें ए इंटरसेक्शन बी माइनस हुआ, फिर ए इंटरसेक्शन सी भी माइनस हुआ, फिर बी इंटरसेक्शन सी माइनस हुआ, बट लास्ट में आपने ऐड किया इंटरसेक्शन टेकन 3 एट ए टाइम। तो यहां पे ना बेटा एक लॉजिकल फॉर्मेशन है, मतलब एक जनरलाइजेशन की तरफ हम मूव कर सकते हैं। यहां पे ध्यान से देखो, अब इसको मैं बोलूंगा S1, फिर आप कहोगे सर ये नई नई चीजें क्यों ऐड करते जा रहे हो, है ना? देखो, नई नई चीजें ऐड करने से मैं चीजों को आसान ही कर रहा हूं। ये हो गया S1, ये हो गया S2, तो इसका फॉर्मूला हम कैसे याद करेंगे? S1 माइनस S2। फिर आप बोलोगे S1 क्या है? S1 इज सम ऑफ द सेट्स, एक एक करके, मतलब एक एक करके मतलब सिर्फ A को ले लो, फिर सिर्फ B को ले लो, C को ले लो, तो सम ऑफ द सेट्स टेकन 1 एट ए टाइम। S1 इज सम ऑफ द सेट्स टेकन 1 एट ए टाइम। तो S2 क्या है? सम ऑफ द इंटरसेक्शंस टेकन 2 एट ए टाइम। समझ में आएगा अभी आपको? दोबारा से देखो, अब 3 वाले में इसको मैं क्या पढ़ूंगा? S1, फिर ये टेकन 2 एट ए टाइम, ये मेरे लिए हो गया S2, और ये मेरे लिए हो गया S3। इसका मतलब ये फॉर्मूला मैं कैसे रीड करूंगा? S1 माइनस S2
प्लस S3। अब देखो यहाँ पे क्या था, 2 में S1 माइनस S2, फिर जब 3 सेट्स हुए S1 माइनस S2 प्लस S3। इसका मतलब अगर कल को 4 सेट्स हुए, तो अगर कल को 4 सेट्स हुए मतलब A यूनियन B यूनियन C यूनियन D, तो फिर इसका फॉर्मूला क्या होना चाहिए? आई थिंक S1 फिर माइनस S2 प्लस S3। अब देखो प्लस माइनस साइन ऑल्टरनेट चल रहा है ना, तो यहाँ पे S4 भी आ जाएगा। अब समझने वाली बात यह है कि भाई S1 क्या है, S2 क्या है, S3 क्या है और S4 क्या है, ये मैं स्टेप बाय स्टेप समझाता हूँ। अब इस केस में 4 सेट्स के केस में S1 क्या होने वाला है? दैट विल बी सम ऑफ द सेट्स टेकन वन एट ए टाइम। फिर S2 का मतलब क्या है? सम ऑफ द इंटरसेक्शंस टेकन 2 एट ए टाइम, मतलब A इंटरसेक्शन B, फिर A इंटरसेक्शन विद C, जो भी 2-2 करके इंटरसेक्शंस बन सकती हैं सब आएंगे। फिर B इंटरसेक्शन C, B इंटरसेक्शन D, एंड लास्ट C इंटरसेक्शन D। 2-2 करके इंटरसेक्शंस लेते जाओ और उनका सम करते जाओ, ये मतलब है S2 का। S1 मतलब एक एक करके सबका सम, S2 क्या है? 2-2 करके इंटरसेक्शन उनका सम। S3 क्या है? S3 क्या है? 3-3 का इंटरसेक्शन, तो 3-3 में देखो A B C का इंटरसेक्शन होगा, फिर A B D का इंटरसेक्शन होगा, और A C D का इंटरसेक्शन होगा, और लास्ट B C और D का। जो भी 3-3 करके इंटरसेक्शन हो सकती हैं उन सबका सम, ये हो गया S3। और लास्ट यहाँ पे S4 का मतलब क्या होगा? S4 का मतलब होगा A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C इंटरसेक्शन D। तो ये फॉर्मूला बन गया यूनियन का। तो इस पूरे पैटर्न को फिर से ऑब्जर्व करो कि चल क्या रहा है, आराम से ऑब्जर्व करो। देखो जब हम 2 सेट्स की बात कर रहे थे A यूनियन B, तो S1 माइनस S2, फिर 3 सेट्स की बात करी S1 माइनस सम ऑफ द इंटरसेक्शंस टेकन 2 एट ए टाइम प्लस इंटरसेक्शन टेकन 3 एट ए टाइम, तो S1 माइनस S2 प्लस S3। तो फिर 4 के लिए कुछ ऐसा पैटर्न होना चाहिए, पर S1 का मीनिंग ये है, S2 का मतलब ये है, S3 का मतलब ये है, S4 का मतलब ये है। तो इट मीन्स अगर हम इस फॉर्मूला के एक जनरलाइज्ड वर्जन की तरफ जाना चाहें, है ना, मतलब इसका अल्टीमेटली फाइनल क्रक्स क्या है, तो फाइनल क्रक्स ये हुआ बच्चे कि अगर आपके पास n सेट्स का यूनियन आ जाए, मतलब A1 यूनियन A2 यूनियन A3, वेयर A1 A2 A3 आर डिफरेंट सेट्स, तो इसका फॉर्मूला क्या बनने वाला है? S1 माइनस S2 प्लस S3 माइनस S4 प्लस S5 एंड सो ऑन, जब तक भी ये n तक Sn तक नहीं पहुंच जाओ। S1 का मतलब सम ऑफ द सेट्स टेकन 1 एट ए टाइम, S2 का मतलब सम ऑफ द इंटरसेक्शंस टेकन 2 एट ए टाइम, मतलब 2-2 सेट्स का इंटरसेक्शन लेते जाओ और उनका सम करते जाओ। S3 का मतलब सम ऑफ द इंटरसेक्शंस टेकन 3 एट ए टाइम एंड सो ऑन सो फोर्थ। इस तरीके से आप प्रोसीड करते जाएं। इज इट क्लियर? तो आई कैन से दैट थ्योरेटिकली जो हमारा सेट्स का चैप्टर है, थ्योरी हमने सारी कवर कर ली, बट फिर भी एक लास्ट क्लास और एक और क्लास हम इस पे बनाएंगे जिसमें सिर्फ और सिर्फ प्रॉब्लम सॉल्विंग करेंगे। प्रॉब्लम सॉल्विंग का मतलब है डिफरेंट वैरायटी ऑफ द क्वेश्चंस जो भी इस चैप्टर में बन सकते हैं, ठीक है। तो वो क्लास काफ़ी एक्सटेंसिव रहेगी, हर तरीके की वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस हम उस क्लास के अंदर लेके आएंगे। जो आज हमने फॉर्मूलाज पढ़े इनका भी यूज़ करना उस क्लास में सीखेंगे। तो अभी के लिए मेरा एडवाइस ये है आप लोगों को कि बिफोर अटेंडिंग द नेक्स्ट क्लास आप जितने भी फार्मूलाज, जितने भी कॉन्सेप्ट्स हमने पढ़े हैं, इसको बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब कर लो, कॉन्सेप्चुअली मतलब अपने नोट्स मेंटेन कर लो, नोट्स को अच्छे से पढ़ लो, रिवाइज कर लो, ताकि जब आप अगली क्लास में आओ तो आपको ये ना लगे कि यार ये चीज़ देखी तो है, याद तो है, बट मतलब पढ़ा तो है, बट कुछ कुछ है, धुंधला है, वो धुंधलापन हटा दो। अगली क्लास में जब आप आओ, मेक श्योर करो ईच एंड एवरी फार्मूला विद देयर कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आपको आना चाहिए। कहीं पे भी दिक्कत है आप किसी भी चीज़ को रिवाइज कर लो, रिपीट कर लो,
पर मेक श्योर कि आप कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी से आओ। और लास्ट क्लास फिर हमारी रहेगी सेट्स के ऊपर, जिसमें हम बहुत सारे क्वेश्चंस को डील करने वाले हैं। ठीक है, सिर्फ क्वेश्चंस करेंगे क्योंकि पढ़ाने वाला काम खत्म। इतने ही फॉर्मूलाज हमें चाहिए इस चैप्टर के अंदर। अगली क्लास में हम सिर्फ प्रॉब्लम सॉल्विंग करेंगे। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही है, तो नेक्स्ट क्लास में हम फिर मिलते हैं। चलिए, थैंक यू एवरीवन, बाय।